ये है एक 10 रुपये का सिक्का। दादाजी का माने तो उनके ज़माने पे इससे 1 महीने का राशन पानी तो आ ही जाता था, लेकिन आज चलो कुछ तो मिला। तो है गुरु लोग, फिर से स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए फिल्म पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो हमारे पॉकेट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, बट व्हेन इट हिट्स हार्डर देन माय मॉम्स चप्पल। कभी सोचा है कि व्हाई योर 100 रुपीज फील्स लाइक पॉकेट चेंजेस दिस डेज? ये गोलगप्पे 10 के 7 से 10 के 4 कब से बन गए यार? छोड़ो यार, गोलगप्पे पे फोकस करते हैं। और मिस्टर स्पोर्ट्स है क्या जो हमारे सामने चाय से लेकर के बिरयानी के थाली को महंगा कर रहा है? वेल इट्स इन्फ्लेशन। 9 अल्फाबेट वाला ये वर्ड सुनने में जितना छोटा लगता है, इसका इफेक्ट उतना छोटा तो बिल्कुल नहीं है। तो स्टिक अराउंड बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? अगर मैं सीधी शब्दों में कहूँ, हमारे डेली यूजेस का सामान का प्राइस टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली हमारा पैसा उसका वैल्यू हो रहा है, एंड इस वैल्यू को रिगेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब ये तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हारे पैसे में खाता है और आखिर में तुमको ही सोचने में मजबूर कर देता है कि तुम्हारा पैसा गया कहाँ पे। इमेजिन दिस, कुछ साल पहले जहां आपको 1 किलो टमाटर 20 से 30 रुपए किलो के भाव पे बिकता था, वहीं पे आज आपको वही सेम 1 किलो टमाटर 40 to 50 रुपीज किलो का बिकता है। Why your favorite snacks cost more now than when you were a kid? Why is it inflation? देखो, अभी इन्फ्लेशन क्यों होता है इसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट अप वी हैव डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सोचो कि किसी एक ब्रांड के फोन में सेल आया है, तो लोग क्या करेंगे कि उस फोन को खरीदने के लिए भागे जा रहे हैं, लेकिन उस फोन का स्टॉक लिमिटेड है। तो अब जाहिर सी बात है कि फोन का स्टॉक खत्म हो जाता है, लेकिन मार्केट पे अभी भी उस फोन का डिमांड तो बहुत है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी उस फोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी क्या करता है कि उस फोन का प्राइस बढ़ा देता है, एंड सी व्हाट, क्रिएट्स एन इन्फ्लेशन। सेकेंड है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नाउ थिंक, मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं उनसे ज़्यादा सैलरी का मांग करेंगे। अब अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पे करना स्टार्ट कर दे, तो उनको फायदा कहाँ से लेंगे? अगेन जो लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो अगेन मार्केट का प्राइस हाई हो गया, अगेन एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सैलरी मांग करेंगे। सो इट्स अ फुल साइकिल, राइट? मार्केट प्राइस गोज अप, एम्प्लॉयज़ डिमांड मोर सैलरी, अगेन मार्केट प्राइस गोज अप। ओह, इट्स अ फुल मेस, स्कैरी, राइट? एंड थर्ड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब देखा जाता है जब किसी चीज का प्रोडक्शन प्राइस बढ़ जाए। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जब पेट्रोल को प्रोड्यूस करने में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया। अब वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करने में भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, एंड गेट्स व्हाट, यू एंड अप पेइंग मोर फॉर दोस वेजिटेबल्स। और ये तो अभी देखा ही जाता है ना, सब्जी मंडी पे जाने के बाद आपका वॉलेट इतना तेजी से खत्म होता है जितना तेजी से मुंबई लोकल पे वड़ा पाव वाले का ठेला। नाउ द फोर्थ वन। अब ये चीज किसी ना किसी ने तो अपने बचपन में सोचा ही होगा, मतलब मैंने तो सोचा ही था कि कैसा होगा अगर गवर्नमेंट में ज्यादा पैसा प्रिंट कराने लग जाए। मतलब इससे तो गरीबी तो खत्म ही हो जाएगा ना, सभी के पास ज्यादा पैसा रहेगा। अ ग्रेट आइडिया, राइट? नो, अ बिग नो। क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। अब ये क्या नया चीज है? इसे ऐसे सोचो कि हर दिन कोई चीज का प्राइस डबल हो रहा है। मतलब आज जो 10 का है कल वो 20 का होगा, फिर 40, फिर 80, फिर 160। ऐसे करते करते महीने के आखिरी दिन उसका प्राइस होगा अप्रोक्स $5.3 बिलियन। स्कैरी, राइट? बट थैंकफुली इट्स रेयर। इसका एक रिसेंट एग्जांपल मैं तुमको दिखा सकता हूँ, जैसे कि वेनेजुएला का इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से रिलायंट था, बट इन 2010 ग्लोबली ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया। तो इससे क्या हुआ कि वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आता था उसमें सिग्निफिकेंटली डिक्रीज देखा गया। तो अब उन लोगों का इकोनॉमी ताकि गिर ना जाए, उनके गवर्नमेंट ने मोर मनी प्रिंट करवाना स्टार्ट कर दिया। बट इसका पूरा उल्टा ही हुआ। इट क्रिएट्स एन हाइपर इन्फ्लेशन जो उनके कंट्री पे अभी तक चल रहा है। नाउ दे लिटरली मेक थिंग्स आउट ऑफ मनी। उन लोगों के लिए रियल मनी से ज़्यादा अब मनी से बनाया गया कुछ एंटिक पीस ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स मैं तुमको दिखा सकता हूँ, जैसे कि जर्मनी 1921 to 1923, हंगरी 1945 to 1946 एंड जिम्बाब्वे 1990 to 2009। ये सारे कंट्री पे हाइपर इन्फ्लेशन के शिकार हुए थे। बट वेट, इज इन्फ्लेशन रियली दैट बैड? नॉट रियली। क्यों मैंने ऐसा बोला? मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। अगर आपको पता चले कि आपके 100 रुपीज़ का वैल्यू अगले साल गिरने वाला है, यू आर मोर लाइकली टू स्पेंड इट इन एनीथिंग, आप कुछ चीज़ खरीद लेंगे। सो इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट आता है,
एंड देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है. बट व्हाट इफ जस्ट एवरीथिंग जस्ट गो इन रिवर्स? हाँ, तो मैं कहाँ पे था? डिफ्लेशन, जहाँ पे ओवर टाइम चीज़ों का प्राइस डिक्रीज करता है. साउंड्स ग्रेट राइट? रॉन्ग. व्हाई? सोचिए कि आपको एक कार खरीदना है, लेकिन आप देख रहे हो कि उस कार का प्राइस दिन प्रतिदिन घट रहा है. सो व्हाट विल यू डू? आप वेट करेंगे ताकि उस कार का प्राइस और ज़्यादा डिक्रीज कर जाए, एंड इट लीड्स लोअर डिमांड. इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन घट जाता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट दिखा जाता है एंड होता है रिसेशन. सो इकोनॉमी आगे जाने के बजाय नुकसान होता है. So deflation is a bad news for everyone, business, workers and economy as a whole. So as I say, a little inflation in other hand keeps the economic engine running smoothly. But government कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करता है? हर कंट्री का एक मेन बैंक होता है, I mean बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, जो डिसाइड करता है कि हर बैंक का पॉलिसी क्या होने वाला है. Who decides what is going to be the interest rate? Who stores money and distribute to all the banks? And for India, this is Reserve Bank of India. The main job of RBI is to keep the economy stable. कि इन्वेस्टमेंट चलते रहे, लोगों का धंधा बरकरार रहे एंड द होल इकोनॉमी को एक ग्रोथ भी मिले. बट नाउ हाउ दे डू दैट? एवरी कंट्री हैव सम इन्फ्लेशन रेट. फॉर इंडिया दिस इज 2 to 6% सेट बाय RBI. लेकिन इस दायरे के अंदर इन्फ्लेशन रेट को रखने के लिए बहुत सारा तामझाम होता है, लिटरली. अगर गवर्नमेंट चाहता है कि पूरा देश का इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज करे, RBI क्या करेगा कि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा. तो इससे क्या होगा कि बाकी बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो लोग क्या करेंगे? कम लोन लेंगे, तो लेस मनी सर्कुलेशन पे आएगा मार्केट पे, एंड सी व्हाट, इन्फ्लेशन डिक्रीज कर गया. बट अब अगर इन्फ्लेशन रेट 0% हो जाए या फिर उससे भी कम, लेस देन 0%, सो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट मोर मनी प्रिंट कर सकता है. सो इससे क्या होगा कि ज़्यादा मनी सर्कुलेशन पे आएगा मार्केट पे, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने चाहेंगे, तो इससे डिमांड बढ़ेगा एंड सी व्हाट, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा. बट इस पे ऐसे रिएक्ट करना कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल हो सकता है, क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन भी क्रिएट हो सकता है. तो हमारा देश का हाल भी वेनेजुएला जैसा हो जाएगा फिर से. सो इस पे ऐसा रिएक्ट करना तो सही नहीं हो सकता. बट कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उनका इन्फ्लेशन रेट 0% या फिर उससे नीचे चले जाए, क्योंकि इससे डिफ्लेशन आ सकता है और इससे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलता है. बिकॉज डिफ्लेशन इज नॉट एज गुड एज इन्फ्लेशन. दैट्स व्हाई आई से लिटिल इन्फ्लेशन इज अ गुड थिंग. लेकिन अब बात आता है कि हम लोग इस पे कैसे रिएक्ट करें. वेल, एज इंडिविजुअल इन्फ्लेशन को हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू आर द रूलर ऑफ योर ओन मनी. सो सही जगह पे सही टाइम पे पैसे को स्पेंड करना इज इन योर ओन हैंड. सो सही जगह पे इन्वेस्ट करो, लाइक प्रॉपर्टीज, गोल्ड्स, बिकॉज दोज आर इन्वेस्टमेंट. एंड थोड़ा सा सेविंग्स भी कर लिया करो, ताकि अगली बार जब पेट्रोल का प्राइस स्काई रॉकेट हो तो मत जाओ. सो बेसिकली इन्फ्लेशन तुम्हारा वो दोस्त है जो हमेशा तुम्हारे पैसे पे खाता है, लेकिन आखिर में तुमको ये सोचने में मजबूर कर देता है कि वेयर इज माई ऑल मनी वेंट. सो अगली बार जब सब्जी मंडी जाओ और तुम्हारा वॉलेट खाली खाली लगे, तो सोच लो, इट्स नॉट यू, इट्स इन्फ्लेशन.